तो दोस्तों, शिखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, मीन्स दैट सोशल साइंस पढ़ा रहे थे और नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे थे और लेसन का नाम बहुत प्यारा सा था, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो हमने इस लेसन की पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी है। ये पार्ट 2 वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। 2024 का बोर्ड एग्जाम आपका 22 फरवरी से स्टार्ट है और 9 मार्च तक पेपर जाएगा। तो हम तब तक आपके साथ बने हुए हैं। आप लोग चिंता मत करिए, नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आप पहले लेसन का अर्थ और मतलब समझ लीजिए। तो एक विस्तृत क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कारण कौन कौन से हैं। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए। घुमा फिरा के किसी भी तरह प्रश्न पूछ सकता है। यह लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कारण कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू लेसन चले, पाठ के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ 4 कारण हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और विस्तार में जाएंगे तो 10 भी मिलेंगे, 20 भी मिलेंगे, लेकिन हमको लेसन के अकॉर्डिंग तैयार करना है। जैसे कोई लेसन होता है तो किसी भी लेसन का बहुत बड़ा विस्तार होता है। आप जब पीएचडी करेंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, एमए करेंगे, वो ऐसे टॉपिक में आप जाएंगे ना, ऐसे डिग्री में, तो आप समझ लीजिए कि विस्तार मिलेगा। लेकिन हमारे 9-10 में क्या होता है, 2-3 पन्नों में चीजों को समाप्त कर दिया जाता है। तो चलिए, प्रश्न है कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 4 कारक है। पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन। क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन, पहला कारण। नोट्स मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। दूसरा कारण है बाल विवाह। जी हाँ, बाल विवाह। तीसरा कारण है विधवा विवाह की आज्ञा ना होना। जी हाँ, विधवा विवाह की आज्ञा न होना। और चौथा है बालिकाओं के प्रति उपेक्षा या बालिकाओं के प्रति उपेक्षा। कैसे, एक एक पॉइंट हम आपको समझाते हैं। तो पहली हेडिंग है श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए, भारत सरकार ने कानून बनाया। पहले हेडिंग क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन। देखिए, भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि घर के अंदर का काम स्त्रियां करेंगी तथा घर के बाहर का काम पुरुष करेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। घर के अंदर का काम पुरुष कर रहे हैं और जबकि घर के बाहर का काम स्त्रियां कर रही है। यही कारण है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया, काम के प्रति विभाजन कर दिया कि घर के अंदर का सारा काम काज घर की स्त्रियां करेंगी तथा घर के बाहर का सारा काम काज पुरुष करेंगे। लेकिन आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाया गया, पता लगाया गया कि घर के अंदर का काम पुरुष कर रहे हैं और घर के अंदर का काम स्त्रियां कर रही हैं। यही कारण है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। समानता का मतलब समान। अगर आपको नियम बना दिया गया कि आप घर के अंदर का काम करेंगे तो आप अंदर का काम करिए और आप घर के बाहर का काम करेंगे तो बाहर का काम करिए। लेकिन ये असमान हो गया, मतलब समानता नहीं है कि हाँ हमने मान लिया, ये इधर उधर हो गया, पलटी पुलटा हो गया। आगे अगली हेडिंग है बाल विवाह। भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि कम उम्र में शादी करना कानून के खिलाफ है, अर्थात बाल विवाह करना कानून के खिलाफ है। लेकिन आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह किया जा रहा है, अर्थात कम उम्र में शादी किया जा रहा है, जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है या दिया जा रहा है। ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण है। फिर से बाल विवाह। भारत सरकार ने बाल विवाह के प्रति एक कानून बनाया कि बाल विवाह करना कानूनी जुर्म है। कम उम्र में बाल विवाह नहीं किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित लोग हैं, आज आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह अर्थात कम उम्र में विवाह किया जा रहा है, जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तीसरी हेडिंग है, विस्तृत क्वेश्चन है भैया, इसको अपने अपने तरीके से लिखेंगे आप। अच्छा, रट्टा नहीं मारेंगे कि रट्टा मार ले। जैसे प्रकाशन होती है, राजीव प्रकाशन, विद्या प्रकाशन, अवतार प्रकाशन, काका टेनियर वगैरह वगैरह, ये प्रकाशन होती है। तो एक प्रश्न का आप उत्तर उठाएंगे, सब में अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे, तो आप अपने तरीके से लिखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। अगली हेडिंग है विधवा विवाह की आज्ञा न होना। भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई महिला यदि विधवा हो जाती है तो वह दूसरे पुरुष के साथ ब्याह या विवाह
विवाह नहीं कर सकती है। भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो वह किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। अर्थात यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो वह महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ दोबारा विवाह नहीं कर सकती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। यदि किसी के पति गुजर जाते हैं या मर जाते हैं, बातें की है, क्षमा चाहेंगे लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो समाज को देखते हुए या ना देखते हुए होता क्या है, वह पत्नी यानी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेती है। ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा देने का मतलब है नियम कानून का पालन ना करना। लास्ट हेडिंग है बालिकाओं के प्रति उपेक्षा। आज भी आप देख सकते हैं कि बालिकाओं के प्रति आलोचनाएं की जा रही है, उनकी अवहेलनाएं की जा रही है, उनकी बुराइयां की जा रही है। अर्थात बालकों के जन्म को अच्छा माना जाता है जबकि बालिकाओं के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता। जब बालक का जन्म होता है तो धूमधाम से खुशियां मनाई जाती है, लेकिन जब किसी बालिका का जन्म होता है तो धूमधाम से खुशियां नहीं मनाई जाती है। ठीक है ना। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके साथ इनके साथ बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता है। अर्थात बालकों को अधिक मात्रा में पढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाता है जबकि बालिकाओं को उतना छूट नहीं दी जाती है। इसके अलावा बालकों को अन्य कार्यों में भी तमाम तरह की छूट दी जाती है लेकिन बालिकाओं को नहीं दी जाती। अर्थात बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। आप देखिए, पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन। भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि घर के अंदर का काम स्त्रियां करेंगे तथा घर के बाहर का काम पुरुष करेंगे। लेकिन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो आज भी घर के अंदर का काम पुरुष कर रहे हैं जबकि घर के बाहर का काम स्त्रियां कर रही है। ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कारण हैं। दूसरा है हेडिंग बाल विवाह। ठीक है ना। भारत सरकार ने कानून बनाया कि बाल विवाह करना कानून के खिलाफ है, जुर्म है। कम उम्र में विवाह करना, शादी करना जुर्म है। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में अर्थात बाल विवाह किया जा रहा है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। तीसरी हेडिंग है विधवा विवाह की आज्ञा न होना। भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो वह दोबारा किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती है। अर्थात यदि किसी महिला की पति की मृत्यु हो जाए तो वह महिला विधवा हो जाती है तो वह किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार यह पता चल रहा है कि जिस पत्नी की पति गुजर जाते हैं वह पत्नी दोबारा शादी कर लेती है जो कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला लास्ट है बालिकाओं के प्रति उपेक्षा। आज भी लड़कियों की आलोचनाएं की जाती हैं, बुराइयां की जाती हैं, अवहेलनाएं की जाती हैं। लड़कों के जन्म को बहुत अच्छा माना जाता है जबकि लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता है। लड़कों के जन्म पर धूमधाम से खुशियां मनाई जाती है जबकि लड़कियों के जन्म पर उतना अधिक खुशियां नहीं मनाई जाती है। यहाँ तक कि लड़कों का जन्म उत्सव, जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जबकि लड़कियों का जन्म दिवस उतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है जबकि लड़कियों को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा हर एक विभाग में लड़कों को तमाम तरह के छूट है जबकि लड़कियों को तमाम तरह के छूट नहीं है। अर्थात लड़कों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है जबकि लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निरक्षरता से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। निरक्षरता से क्या तात्पर्य है। देखिए, अक्षरों का ज्ञान ना होना अर्थात पढ़े लिखे ना होना निरक्षरता कहलाता है। जी हाँ, अक्षरों का ज्ञान ना होना अर्थात पढ़े लिखे ना होना निरक्षरता कहलाता है। सही सुन रहे हैं आप। अक्षरों का ज्ञान ना होना, पढ़े लिखे ना होना निरक्षरता कहलाता है। अगला प्रश्न, समान मजदूरी अधिनियम किसे कहते हैं। समान मजदूरी अधिनियम किसे कहते हैं। चलिए,
समान मजदूरी अधिनियम, देखिए स्त्री तथा पुरुष को एक समान रूप से समझना, स्त्री तथा पुरुष को एक समान रूप से कार्य देना, काम देना, स्त्री तथा पुरुष को एक समान रूप से मजदूरी देना समान मजदूरी अधिनियम कहलाता है। सीधी सी बात है, स्त्री हो या पुरुष हो एक समान समझना, एक भावना से देखना, एक नजर से देखना, एक समान कार्य देना, एक समान मजदूरी देना समान मजदूरी अधिनियम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है, ये प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। चलिए, भारत में लिंग अनुपात गिरने का यह कारण है कि लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाती है, जबकि लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच रखी जाती है। जी हाँ, भारत में लिंग अनुपात गिरने का कारण यह है कि लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाती है, जबकि लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच रखी जाती है, और लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, जबकि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उतना प्रयास नहीं किए जाते हैं। अर्थात अर्थात लड़कों के करियर बनाने के लिए माता पिता को भी चिंता होती है, जबकि लड़कियों की करियर बनाने के लिए माता पिता को कोई चिंता नहीं होती है। ये है भारत में लिंग अनुपात गिरने का कारण। यही कारण है कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। जी हाँ, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। एक प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। 1992 में। जी हाँ, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। 1992 में हुई। 1992 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ स्थानों पर लिंग अनुपात किस स्तर से गिर रहा है। भारत में कुछ स्थान ऐसे कौन से हैं, किस स्तर पर गिर रहा है। अरे भैया, प्रति 1000 पुरुष पर 800 महिलाएं आ रही हैं। जैसे लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात है कि प्रति 1000 पुरुष पर, अर्थात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं आ रही थी, 943। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी है कि 1000 पुरुष पर 800 महिलाएं आ रही है, यानी 143 महिलाएं कुछ स्थानों पर और घट चुकी हैं। इसमें का अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है कि जातिवाद से क्या तात्पर्य है। देखिए, जातिवाद वह विचारधारा, जाति मतलब जैसे जाति, तुम ये जाति की हो, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ठिनका मिनका, ये जाति है ना। वो नाना पाटेकर बोले है ना, नाना पाटेकर, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए लटका दी मुझे फांसी, और बोले ना तुम लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, खाओगे पियोगे सो जाओगे, ये जुबान मेरी बाहर ऐसी आएगी, भाई लटका मुझे फांसी, मुझसे ऐसी जिंदगी नहीं जाना। रानी लक्ष्मीबाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब जिंदा लाशें मुर्जा, मैं समझ गया है। लाना पाटेकर ऐसा डायलॉग बोलते ना, साले अपने देश में एक सोनी बना सकते, हम लोग को देश को जनक सपना देखते, देख सकते, जानते ही जीरो के देते हैं। तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा है, भूसा कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है ऐसे करके बोलते हैं। तो वहां बोलते हैं एक शब्द, क्या है, जातिवाद। ला किसका खून है, ला काट, ली ली मेरे काट, देख फलाने ढिकाने किसका खून है, हिंदू मुस्लिम से सिखाई, ये ऐसे करके नाना पढ़कर बोलते हैं ना, वही चीज है यहाँ। तो जातिवाद से क्या तात्पर्य है, देखिए, जातिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानकर, उच्च मानकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और उनके भलाई के लिए काम किया जाए, ऐसी विचारधारा को जातिवाद कहते हैं। प्राणी कलेक्शन होता है, कुछ प्राण ऐसे होते हैं जो मरे मुर्दे होते हैं, मतलब इतने कमीने होते हैं कि किसी काम के नहीं होते। कुछ प्रधान ऐसे होते हैं एकदम मरे मुर्दे होते हैं, ना उनको बोलने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है, वो दारू पी के बिंदास घूमता रहेगा, रास्ते गुटखा बीड़ी सब करेगा, उपद्रव करेगा, और सब जानते हैं। लेकिन जातिवाद का समझ, अरे भैया हम तो अपने जाति बिरादर को वोट दे, अब हमका कॉलोनी दिया, चुआई नुआ दिया है, भैया हम अपने जाति बिरादर को वोट दे। अब देखो बदतमीजी, तो इसे कहते हैं जातिवाद, मतलब अपने ही जाति को उच्च समझना, कुछ भी करे, कॉलोनी दे चाहे ना दे, लेकिन अपनी जाति की ठाठ मान बने रहे। ये जबरदस्ती है यार, अकॉर्डिंग टू मेन सर, काम करने वाला इंसान होना चाहिए। यहाँ जाति, लोकतंत्र जब से बना है, लोकतंत्र मतलब समझते हैं, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन था, अब लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, हम लोग सरकार को चुनते हैं। तो सरकार जो अच्छा काम करे उसे चुनना चाहिए, ना कि जाति और धर्म पर चुनाव करना चाहिए। आगे
तो जातिवाद क्या है? जातिवाद वह विचारधारा है जिसमें अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानकर, अपनी जाति को उच्च मानकर उनकी भलाई के लिए कार्य किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, ऐसी विचारधारा को जातिवाद कहते हैं। इसमें एक प्रश्न है जो कि विस्तृत क्वेश्चन है, तो एक प्रश्न और लेके चलते हैं, उसके बाद टॉपिक लेसन समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और नोट्स के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दिया जाएगा। चलिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। यानी अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मतलब अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, भारत सरकार ने इनके लिए कौन कौन से कदम उठाए, मतलब किन किन क्षेत्रों में इनकी सहायता की, क्या क्या इनके लिए प्रावधान किए गए, वो चीजें। देखिए, भारतीय संविधान में निचली जातियों के लिए एक सूची बनाई गई है। जी हाँ, भारतीय संविधान में निचली जातियों के लिए एक सूची बनाई गई है जिन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में निचली जातियों के लिए एक सूची बनाई गई है जिन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। जो भी जाति इन सूची में शामिल है, जी हाँ, जो भी जाति इन सूची में शामिल हैं उन्हें अनुसूचित जातियां कहते हैं और सरकार ने इनके हित के लिए निम्न कदम उठाए हैं। जैसे नंबर 1, छुआछूती की समाप्ति तथा अस्पृश्यता का अंत। दूसरा, सर्वसाधारण के लिए दी गई जन सुविधा, मतलब सभी के लिए सुविधा दी गई। अगला, सरकारी नौकरियों में छूट दी गई। अगला, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया गया। अगला, संसद तथा राज्यसभा, राज्य विधानमंडलों में आरक्षण दिया गया। तो एक एक हेडिंग करके इसका विस्तार कर सकते हैं। जैसे छुआछूत की समाप्ति, देखिए, प्राचीन समय से ही जाति, प्राचीन समय से ही जाति के लोग, प्राचीन समय से ही निचली जाति के लोग गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर, बस्तियां बनाकर रहते थे। प्राचीन काल से ही निचली जाति के लोग गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर, बस्तियां बनाकर रहते थे। इन्हें गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, इन्हें गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था और इन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लेकिन सरकार ने एक कानून बनाया, संविधान में धारा 17 के अनुसार छुआछूत को पूरी तरह से संविधान कर समाप्त कर दिया गया। संविधान में धारा 17 के अनुसार छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और जो इस छुआछूत पर रोक टोक करता है या इस पर टिप्पणी करता है उसे सजा भी दी जाती है। अगला, सरकारी तथा शिक्षा संस्थानों में छूट। भारतीय संविधान में धारा 15(4) के अनुसार नौकरियों में तथा शिक्षा संस्थानों में इन जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए छूट दे दी। तो ऐसे करके आपका ये विस्तार हो गया। तो दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ, नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, बाकी हम आपके साथ में हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं तो चाहूंगा कि आप तुरंत के तुरंत अभी अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, सबसे पहला काम। दूसरा नंबर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा नंबर, बेल आइकन के घंटे दबा दीजिए। अरे पढ़ रहे हैं तो मेरा हौसला भी तो बढ़ना चाहिए ना, मुझे लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और जिनको नोट्स चाहिए तुरंत कमेंट करें कि सर हमें नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स भेज देंगे भैया, बस 1-2 दिन का मौका दीजिए, हम आपको नोट्स अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं, टोटल नोट्स आपको मिल जाएगी। तो आप लोग सपोर्ट हमारा करिए, इसी तरह चैनल पे प्रेम और स्नेह बनाकर रखिए, बाकी हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैं चंद्रशेखर सर, कोचिंग सेंटर है माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, मनौरी 16 मार्केट, प्रयागराज। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं आके, बोर्ड एग्जाम की भी और 9 की भी, 10 की भी, और जो क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं क्लासेस, सभी क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि टोटल सामाजिक विज्ञान की नोट्स मिल जाए तो आप लोग आराम से ऐसे ही पढ़ते जाइए, बाकी टोटल सामाजिक विज्ञान की नोट्स आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी अगले लेसन की बात
बाद में करेंगे, शुरुआत बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इसमें अगर रनिंग करके आप पढ़ेंगे, बाबा रे बाबा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।